हेलो दोस्तों, आगे पढ़ते हैं जी। सैंड बॉक्स टेक्निक। सैंड बॉक्स तो जैसे रेते का एक छोटा सा बॉक्स होता है तो उसमें बच्चे खेलते हैं, तो उसी टर्मिनोलॉजी से ये आया है सैंड बॉक्स टेक्निक। तो बेसिकली कोई भी आप बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो उसके नीचे एक ऐसे बॉक्स पहले बना लेते हैं जमीन में। तो उसमें उसको कुछ मटेरियल से भर देते हैं ताकि थोड़ा कुशन सा हो, जब कभी अर्थक्वेक वगैरह आए तो आपकी बिल्डिंग इतनी आसानी से ना गिरे। तो ये जो सैंड बॉक्स है, बिल्डिंग के नीचे वाला बॉक्स, ये अर्थक्वेक वेव्स को अपने में क्या कर ले, अब्सॉर्ब कर ले। द टेक्निक इन्वॉल्व फिलिंग द पिट। भी आपने पहले एक पिट बना लिया जमीन में, ठीक। तो उसको किससे फिल करना है, मतलब पहले आपने डग अप फॉर लेइंग द फाउंडेशन। तो कोई भी मकान बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो पहले नींव रखी जाती है ना। तो उसी प्रकार मिट्टी को खोदकर जमीन की सतह से नीचे तक एक पिट बना लेते हैं आप, ठीक। पिट विद ए मिक्सचर ऑफ सैंड लाइम। उसमें क्या हम मिक्स करते हैं, सैंड, लाइम, इनका मिक्सचर, चूने का, रेता का, जैगरी। जैगरी क्या होती है आपकी, गुड़ शक्कर वगैरह, ताकि चिकनाहट सी आ जाए, ताकि आपस में मटेरियल जुड़ा रहे। एंड कराकाया। कराकाया क्या होता है, ब्लैक माइरोबेलन फ्रूट फ्रूट होता है, काले रंग का हरड़ का फ्रूट होता है ये। तो इन तीनों के मिक्सचर को उस पिट को डाल देते हैं, भर देते हैं उस पिट को। सैंड लाइम वगैरह हो गया, उसमें ये हरड़ हो गया, और गुड़ वगैरह का मिक्सचर। बिफोर द बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड। तो बिल्डिंग को बनाने से पहले नीचे एक पिट बनाकर उसमें ये वाला मटेरियल ऐड कर देते हैं, ठीक। ऐसे सैंड का बॉक्स बना देते हैं, ठीक है जी। द सैंड बॉक्स इन द फाउंडेशन एक्ट्स एज ए कुशन इन केस ऑफ अर्थक्वेक। तो अगर खुदा ना खास्ता अर्थक्वेक आ जाए तो अर्थक्वेक की वेव के लिए ये वाला बॉक्स कुशन के रूप में काम करेगा। कुशन मीन ये क्या करेगा, अर्थक्वेक वेव्स को अब्सॉर्ब कर लेगा, तो बिल्डिंग को गिरने से बचा लेगा। मोस्ट ऑफ द वाइब्रेशंस कॉज्ड बाय अर्थक्वेक लूज देयर स्ट्रेंथ। ज्यादातर जो हमारी वेव्स है वो नम पड़ जाती है, कमजोर हो जाती है, तो उतनी हानि नहीं पहुंचाती। while passing through the sand by the time they reach the actual foundation of the building। तो बिल्डिंग तक पहुंचने से पहले ही सैंड, ये वाला मिक्सचर जो है, इसके थ्रू जब वेव्स पास होगी तो क्या है, कमजोर पड़ जाती हैं, तो अर्थक्वेक का उतना नुकसान बिल्डिंग को नहीं होता। ये बात हुई। ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे ना कई है पुरानी बिल्डिंग्स, उनके नीचे ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की गई है इंडिया में। कोई ये नई टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे यहाँ पहले ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की जा, है ना, की जा रही थी पहले भी, पहले से। आगे है जी नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। ये पूछा जा सकता है कि डॉल्फिन के ऊपर रिसर्च करने के लिए सेंटर कहाँ बनाया गया है। तो ये है जी, बनाया जा रहा है पटना यूनिवर्सिटी बिहार में। इंडिया का और एशिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इज कमिंग अप। कहाँ बनाया जा रहा है, इन द प्रीमाइसेस ऑफ पटना यूनिवर्सिटी बिहार। बिहार की पटना यूनिवर्सिटी में ये बनाया जा रहा है नेशनल लेवल पर डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। इंपॉर्टेंट हो गया। सेंटर इज बीइंग सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ गंगेस। तो गंगा नदी के किनारे पर इसको बनाया जा रहा है, एज पर रिकमेंडेशन ऑफ ए स्टीयरिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट डॉल्फिन। तो जो हमारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन है उसके तहत ये एक नेशनल लेवल का सेंटर बनाया जा रहा है, किसके ऊपर, डॉल्फिन के ऊपर। एज पर द कमिटी, तो जो कमेटी बैठाई गई थी उसमें क्या पाया गया, बिहार हैड ए नेचुरल एडवांटेज एज इट अकाउंटेड फॉर 50% ऑफ द वर्ल्ड्स रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन। देखो कितनी बड़ी बात है ये, कि वर्ल्ड की जो रिवर डॉल्फिन है, जो नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन है, उसकी 50% से भी अधिक पॉपुलेशन किसमें है, बिहार में है। ये बात इंपॉर्टेंट होगी बहुत। तो अगर कोई आपसे कहे इनडायरेक्टली इंडिया में वर्ल्ड की टोटल डॉल्फिन का 50% से अधिक है, तो जाहिर सी बात है ये बात सही है। क्यों, अगर बिहार में 50% है ना, तो इसका मतलब इंडिया में भी तो 50% से अधिक ही होगा। ये बात हो गई। आगे पढ़ते हैं। अब थोड़ा बहुत गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में जान लेते हैं। इंडिया नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर्ड इन 2009। क्वेश्चन आएगा
इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? पानी में पाया जाने वाला नेशनल एनिमल। तो आपको इतना तो पता होगा डॉल्फिन है, पर डॉल्फिन की कौन सी वैरायटी, क्या इंडस डॉल्फिन या गंगेटिक डॉल्फिन? तो आपने याद रखना है गंगेटिक डॉल्फिन हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। IUCN स्टेटस इसका क्या है? एंडेंजर्ड, मतलब इसको खतरा है, हमने थोड़ा इसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास करने हैं, इनकी संख्या कम हो रही है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के भी शेड्यूल 1 में है और साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में है, मीन इनको काफी ज्यादा संरक्षण हासिल है, इंपॉर्टेंस है इनको। The species is a reliable indicator of the health of the entire river ecosystem। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जिस रिवर में डॉल्फिन की संख्या कम हो रही है, इसका मतलब वो रिवर पोल्यूटेड है, उसमें पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो जिस रिवर में डॉल्फिन की अच्छी खासी संख्या है, इसका मतलब वो रिवर साफ है, उसमें कम पोल्यूशन है। द गंगेटिक डॉल्फिन इज एंडेमिक टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये भी एक बात है। तो जो गंगेटिक डॉल्फिन है, डॉल्फिन की गंगेटिक वाली वैरायटी, ये सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ही पाई जाती है। एंडेमिक का मतलब उसी एरिया में पाई जाती है नेचुरली। एंड हैज ए फेयरली एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। वो काफी ज्यादा एरिया में पाई जाती है, ऐसा नहीं कि कुछ 1-2 किलोमीटर तक ही सीमित है। आप खुद देखो ना, गंगेटिक वैली कितनी बड़ी फैली हुई है, कितना यूपी पूरा कवर करती है। इट इज फाउंड इन द गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना एंड कर्णफुली संगो रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया में भी पाई जाती है, बांग्लादेश में भी पाई जाती है। While a few individuals survive in the कर्नाली एंड द सप्तकोशी रिवर्स इन नेपाल। तो नेपाल की कुछ नदियों में भी ये है, इनकी संख्या थोड़ी बहुत है। इट इज ब्लाइंड, ये भी याद रखना है कि ये देख नहीं सकती, फिर अपना रास्ता कैसे पता करती है? एंड फाइंड इट्स वे एंड प्रे, अपना रास्ता और शिकार को कैसे पता करती है, उसके बारे में जानकारी कैसे लेती है? इन द रिवर वाटर थ्रू इकोलोकेशन। इकोलोकेशन मीन ये अपने से आवाज निकालती है मुंह से, और आवाज जो टकराकर वापस आती है, तो उस हिसाब से ये पता करती है कि हाँ भी सामने कोई पहाड़ तो नहीं, कोई टापू तो नहीं, या कोई छोटी बड़ी मछली तो नहीं। तो उस हिसाब से इनको पता लगता है अपने रास्ते का और प्रे का। प्रे मतलब शिकार, जिसको ये मारकर खाएगी। बीइंग ए मैमल, ये भी बात है, ये दुधारी होती हैं, मीन इनकी फीमेल में मिल्क, दूध की ग्रंथियां होती हैं, अपने बच्चे को दूध के लिए इनके ये क्या है, ग्रंथियां होती हैं इनके पास, इनकी बॉडी में। द गंगेस रिवर डॉल्फिन कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर। ये पानी में सांस नहीं ले सकती, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। मछली पानी में सांस ले सकती है, पर डॉल्फिन पानी में सांस नहीं ले सकती। तो फिर कहां से सांस लेती है ये? सरफेस पर आकर। एंड मस्ट सरफेस एवरी 30 to 120 सेकंड्स। 30 सेकंड से लेकर 120 सेकंड के बीच ये ऊपर आती है और सांस लेती है और फिर नीचे चली जाती है पानी के। इट इज वन ऑफ द 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन स्पीसीज इन द वर्ल्ड। तो पूरे विश्व में पाई जाने वाली चार डॉल्फिन जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, उनमें से एक है गंगेटिक डॉल्फिन, ये बात है। तो अदर 3, उन तीनों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। एक है जी बैजी, ये यांगटे रिवर चाइना में पाई जाती है, फंक्शनली एक्सटिंक्ट सिंस 2006। तो एक हिसाब से ये एक्सटिंक्ट है, विलुप्त हो चुकी है। वोटो इन अमेजन रिवर, देखो तीनों का नाम बी से है, बी बैजी, बी से बोटो, बी से बुलन। बोटो कहाँ पाई जाती है वैरायटी? अमेजन रिवर में। और बुलन कहाँ है? इंडस रिवर इन पाकिस्तान। ठीक है जी, इंडस रिवर इन पाकिस्तान। पंजाब में भी ये ब्यास रिवर में पाई जाती हैं। ठीक, हरी के बैरेज में ये पाई गई हैं। तो इन तीनों की वैरायटी आपको टर्मिनोलॉजी दे दी जाएगी, बैजी, बोटो, बुलन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये डॉल्फिन की वैरायटियां हैं, स्पीसीज है।
आगे है जी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ठीक है जी, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जैसे कोई प्रोडक्ट है, अगर उसको बनाने में अधिक कार्बन पैदा हुआ है, ग्रीन हाउस गैसेस निकली हैं, तो क्या है उस प्रोडक्ट के व्यापार पर, इंटरनेशनल ट्रेड पर, बॉर्डर पर क्या है उसके ऊपर टैक्स वगैरह लग जाता है। यूरोपियन यूनियन वो क्या कह रही है, इज पुशिंग फॉर द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन बॉर्डर टैक्स, भी हम कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाएंगे कि हमारी बाउंड्री के अंदर कोई ऐसी वस्तु आए जिसको बनाने में आपने इंडस्ट्री में या कैसे भी अधिक कार्बन का क्या किया है, एमिशन किया है, तो हम उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। ऑन इंपोर्टेड गुड्स क्या कहते हैं उसको, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कब से, फ्रॉम 2026। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं भी क्या ये लागू हो चुका है, क्या 1-2 साल में होगा, तो अभी टाइम है 2026, 3 साल तो है। ये प्रपोज है, यूरोपियन यूनियन इसको पुश कर रहा है, तो इसके ऊपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएंगे कि यूरोपियन यूनियन की अपनी क्या मंशा है ऐसे काम करने में, तो आपको चीजें पता होनी चाहिए। एक कार्बन बॉर्डर टैक्स इज ए टैक्स ऑन कार्बन एमिशंस imposed on imported goods from countries with less strict climate policy। हम मान लो किसी कंट्री ने अपने देश में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड से लड़ने के लिए अपनी पॉलिसियां इतनी स्ट्रिक्ट नहीं बनाई, तो यूरोपियन यूनियन कहता है अगर आपने पॉलिसियां स्ट्रिक्ट नहीं बनाई तो आपसे आने वाला जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम कार्बन टैक्स लगाएंगे। ठीक है जी। डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देश जैसे इंडिया, have opposed this tax, calling it discriminatory। डेवलपिंग कंट्री ने इसको क्या कहा है, इसका विरोध किया है कि हम इस चीज से सहमत नहीं है। as it will ramp up prices of their goods in Europe। देखो जब टैक्स लगेगा तो गुड्स का प्राइसेस बढ़ जाएगा, जब गुड्स का प्राइसेस बढ़ जाएगा तो वो इतना कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा और उस हिसाब से बिकेगा नहीं, तो फिर हमारे व्यापार को क्या होगा, घाटा होने के चांस रहेंगे। तो इसलिए डेवलपिंग कंट्री कह रही हैं कि ऐसा टैक्स ना लगाया जाए। आगे है जी कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, कैट्स। ऐसे आपको आ जाएगा कैट्स स्टैंडर्ड किसके लिए है, भालुओं के लिए है, बंदरों के लिए है ना, गेहूं के लिए है। ये स्कीम किससे रिलेटेड है, तो कैट का मतलब कुछ ऐसा टाइगर टाइप, ये कीवर्ड आपने तब ऐसे याद करके रख दे। कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, ये क्या कहता है, कहते हैं रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसने अनाउंस किया है कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, कैट्स, टाइगर के ऊपर स्टैंडर्ड जारी किए। क्या है ये स्टैंडर्ड, एक्रेडिटेशन फॉर 14 आउट ऑफ इंडियाज 51 टाइगर रिजर्व्स। तो हमारे देश में 51 टाइगर रिजर्व है। ठीक, चलो एक आध बढ़ गया होगा, आपने उस हिसाब से करंट अफेयर से अपने आप को अपडेट रखना है। तो 50 के ऊपर हमारे देश में टाइगर रिजर्व है, तो उसमें से 14 के लिए हमने क्या है पैरामीटर तय कर दिए हैं कि हाँ भाई अगर टाइगर रिजर्व है ये तो इसके ऊपर जे रूल लगते हैं, इसके ऊपर जे पैमाने हैं जो कि इस रिजर्व ने पूरे करने हैं। वो क्या है देखो, कैट्स आर ग्लोबली एक्सेप्टेड कंजर्वेशन टूल, ऐसे टूल जिससे कैट की, टाइगर की कंजर्वेशन होगी, जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है। दैट सेट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड्स टू मैनेज टाइगर्स। तो टाइगर को मैनेज करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड है भी, हाँ भी अगर ये एरिया टाइगर रिजर्व है तो हमने ये स्टैंडर्ड अपनाने हैं। तो जहां आपने ये बात याद रखनी है कि हमने अपने सारे टाइगर रिजर्व के लिए ये वाले स्टैंडर्ड नहीं अपनाए, उनमें से कुछ के लिए 51 में से 14 के लिए हमने कहा है कि हम ऐसा करेंगे। देखो ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर कैपिटल चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैन पावर चाहिए। तो इसलिए इंडिया ने शुरुआत की है कि हाँ भी हम 14 के लिए स्टैंडर्ड लेकर आएंगे। आगे है जी अर्थ ओवरशूट डे। अर्थ ओवरशूट डे भी धरती का, जो धरती वगैरह हमको क्या देती है, रिसोर्स देती है, ताकि तो वो कब तक हमको दे सकती है,
ताकि उसके एडवर्स इफेक्ट बहुत अधिक ना हो। इसको टेक्निकली समझ लेते हैं। इट इज होस्टेड एंड कैलकुलेटेड बाय ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क सिंस 1970। ठीक है जी, पहले से चल रहा है। क्या है जी इसमें? इट मार्क्स द डेट व्हेन ह्यूमैनिटीज डिमांड, भी जो हम इंसान है, इंसान की अपनी डिमांड है ना अर्थ के ऊपर, किसके लिए? रिसोर्सेस के लिए। फॉर इकोलॉजिकल रिसोर्सेस एंड सर्विसेज इन ए गिवन ईयर, ये एक बात है, ये ईयर वाइज होती है। ठीक, हमारी कितनी डिमांड है नेचर से कि हमको रिसोर्स मिले, नेचर से हम सर्विसेज लें एक साल में। ठीक है जी। और कब, वो कौन सी डेट है जब एक साल में ये एक्सीड कर जाती है हमारी डिमांड, किससे? एक्सीड्स व्हाट अर्थ कैन रीजनरेट इन दैट ईयर। ठीक है ना, ये एक बात है। जैसे मान लो कि एक अर्थ हमको रिसोर्स दे सकती है और हमारी डिमांड भी है, तो अगर उस रिसोर्स और डिमांड का आपस में हम तुलना करें तो वो कौन सी डेट है? देखो, जैसे 29 जुलाई वाज द अर्थ ओवरशूट डे बाय 2021। अगर 2021 की बात करें तो कैलकुलेशन के हिसाब से जितनी इंसान की डिमांड है ना नेचर से, तो वो सिर्फ 29 जुलाई तक ही पूरी हो जाती है। ठीक, क्योंकि उससे अधिक हम डिमांड करेंगे तो उस साल में अर्थ रीजनरेट नहीं कर पाएगी। भी जितना हमने यूज किया उतना अर्थ दोबारा नहीं पैदा कर पाएगी, रीजनरेट नहीं कर पाएगी। ठीक है ना, 29 जुलाई तक जितना हमने यूज किया रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस को, उतना तो अर्थ रीजनरेट कर पाएगी, पर उसके बाद नहीं। तो ये कैलकुलेशन है। ठीक, लास्ट ईयर द अर्थ ओवरशूट डे वाज ऑन 22 अगस्त। तो पिछले साल अर्थ ओवरशूट डे कब था? 22 अगस्त को। इस बार क्या हो गया? जल्दी आ गया, मतलब हम अर्थ के रिसोर्सेस को बहुत जल्दी यूज कर रहे हैं। वल्चर्स, गिद्ध, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लें। इंडिया इज होम टू 9 स्पीसीज ऑफ वल्चर। इंडिया में वल्चर की 9 स्पीसीज पाई जाती हैं। नेमली, देख लो, आपको ना ऐसे इनमें से 3-4 नाम दिए जा सकते हैं कंफ्यूजिंग से। इजिप्टियन, सिनेरियस, यूरेशियन ग्रिफन, ठीक है जी, हिमालयन ग्रिफन। और आपको पूछा जाएगा ये किसकी स्पीसीज है, ये किस स्पीसीज की वैरायटीज है। तो देखो, ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड, लंबी चोंच वाली, स्लेंडर बिल्ड ना, मुड़ी हुई चोंच वाली वल्चर, हिमालयन ग्रिफन, रेड हेडेड, लाल रंग वाले, इजिप्टियन, बियर्डेड, जिसकी दाढ़ी है थोड़ी सी, सिनेरियस एंड द यूरेशियन ग्रिफन। तो ये सारी 9 वैरायटियां पाई जाती हैं इंडिया में, किसकी? वल्चर की। तो इनकी 3-4 वैरायटियां आपको दी जा सकती है एग्जाम में, और पूछा जा सकता है बताओ भाई ये किस स्पीसीज के बारे में बात हो रही है, ये किस स्पीसीज की वैरायटियां है। मोस्ट ऑफ दिस 9 स्पीसीज फेस डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। वल्चर को तो वैसे ही एक्सटिंक्शन का खतरा है, विलुप्त होने का खतरा है। तो ज्यादातर इन 9 स्पीसीज में से क्या है? डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन है। बियर्डेड, दाढ़ी वाली, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, ओरिएंटल व्हाइट बैक आर प्रोटेक्टेड इन द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ये भी याद रखना है आपने कि सारी की सारी हमारे कानून के हिसाब से प्रोटेक्टेड नहीं है। ठीक है जी, इनमें से 4 है, 4-5 है। रेस्ट आर प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 4। ठीक है जी, आगे बात करेंगे जी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ठीक है ना, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। राइट शब्द है तो ये किसके राइट्स होंगे? फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों के, मीन ट्राइबल एरिया की बात हो रही है। ठीक है जी, ये है 2006 वाला एक्ट 2006। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो वहां पर आप कंफ्यूज मत हो जाना। अगर आपको ऑप्शन दिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ऐसे 3-4 मिनिस्ट्रियां दी हैं, तो आपने याद रखना है ये राइट्स की बात हो रही है, तो थोड़ा ऐसे कुछ याद रखना है। राइट्स किसके? ट्राइबल लोगों के, ये बात होगी। इट कंसर्न्स द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट डिवेलिंग कम्युनिटीज। फॉरेस्ट डिवेलिंग कम्युनिटीज कौन सी? जो जंगल में रह रही हैं। ठीक, उनके किसके ऊपर राइट है? टू लैंड एंड अदर रिसोर्सेज, वहां की जमीन और बाकी जंगल से प्राप्त होने वाले रिसोर्सेज से रिलेटेड है ये चीजें।
denied to them over decades as a result of the continuance of colonial forest laws in India। ये एक बात है कि जो लोग जंगल में रहते हैं, अब उनके पास रजिस्ट्रियों के कागज तो है नहीं कि ये जमीन हमारी है, ये जंगल हमारे हैं, और ऊपर से जब ब्रिटिशर का राज था, उन्होंने तो जंगलों को अपना मानकर इसका खूब एक्सप्लॉयटेशन किया और ऐसे कानून बनाए कि जिससे ब्रिटिशर जंगलों को एक्सप्लॉयट कर सकते थे। ये बात It give legal recognition to the rights of traditional forest dwelling communities। तो जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है वो क्या करता है, कानूनी रूप से इस चीज को स्वीकार करता है, रिकॉग्नाइज करता है। किस चीज को, कि हाँ भी जो लोग वहां रह रहे हैं उनका ट्रेडिशनल राइट है फॉरेस्ट के ऊपर, जंगलों के ऊपर। राइट्स अंडर द एक्ट इज कन्फाइंड टू दोज हु प्राइमरीली रिजाइड इन द फॉरेस्ट। तो ये भी बात है कि किन के ऊपर है, जो कि खास तौर पर प्राइमरीली मतलब मेनली जंगल में ही रहते हैं। एंड द क्लेमेंट मस्ट बी ए मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और एसटी होना चाहिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होना चाहिए, शेड्यूल्ड इन दैट एरिया, ठीक, उसी एरिया का शेड्यूल्ड ट्राइब होना चाहिए। एंड और मस्ट हैव बीन रिजाइडिंग इन द फॉरेस्ट फॉर 75 ईयर्स, जहां वो 75 साल तक उसी एरिया में उसी जंगल में रह रहा हो। ठीक है जी, ये कुछ कंडीशंस है राइट्स क्लेम करने के लिए। ठीक है जी, ग्राम सभा इज डेजिग्नेटेड टू ए सर्टन, जो ग्राम सभा है उसको पावर दी गई है। क्या पावर दी गई है, द क्लेम्स ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर किसी बंदे ने कहा है कि हाँ भी मैं जहां पर रहता हूँ, मैं ट्राइबल हूँ, मुझे इस जमीन पर मेरा हक है, तो ऐसे कोई उसका जो क्लेम है, तो उस क्लेम का निपटारा करने के लिए पावर किसको दी गई है, वहां की लोकल ग्राम सभा को। ये बात होगी। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स वाज मैंडेटेड विद द ऑपरेशनलाइजिंग द एक्ट। तो इस एक्ट को लागू करने की जिम्मेवारी किसके ऊपर है, किस मिनिस्ट्री के ऊपर है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के ऊपर। ये बात होगी। While conservation remain under the domain of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर फॉरेस्ट की कंजर्वेशन की बात करें ना, तो वो किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर ही है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब इसका पूरा नाम ये है, पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट था, तो अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है इसका पूरा नाम। तो कंजर्वेशन जंगल का किसके अंदर है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ही है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। शुक्रिया जी, नमस्कार।